नमस्कार, मैं हूं अमिताभ ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इन दिनों बिहार में के पाठक की बहुत चर्चा है और ये माना जा रहा है कि के पाठक आज के डेट में बिहार के सबसे कद्दावर और सबसे दबंग आईएएस अधिकारी हैं। वो जिस महकमे में रहे हैं उस महकमे में काफ़ी सुर्खियाँ रही हैं, काफ़ी खबरें वहाँ से निकलती हैं और काफ़ी कड़क मिजाज वाले अधिकारी माने जाते रहे हैं। कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने उन्हें उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से तबादला करके शिक्षा विभाग का अपर प्रधान सचिव बनाया था और उसके बाद से जो उनके फरमान निकलने लगे, जो उनके आदेश निकलने लगे, उससे न सिर्फ शिक्षकों बल्कि अधिकारियों में भी हड़कंप मच गया है। पिछले 3 महीने के कार्यकाल को देखें तो लगातार कई सुर्खियां बनी हैं शिक्षा विभाग की खबरें और कई ऐसी बातें सामने आई हैं। उनके जो बड़बोले शिक्षा मंत्री हुआ करते थे वो आजकल बिल्कुल शांत हो पड़ गए। कई दिनों तक उन्होंने दफ्तर जाना बंद कर दिया गया और अब स्थिति ये है कि वो दफ्तर जाते भी हैं तो उनकी प्रधान सचिव से मुलाकात नहीं होती है। लेकिन इस बीच के पाठक के जो फरमान आ रहे हैं सिर्फ शिक्षा मंत्री तक और शिक्षकों के तक ही सीमित नहीं रहे हैं, बल्कि अब उनका राजभवन से सीधा टकराव हुआ और स्थिति ये बनी कि राज्यपाल को नीतीश मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उन्होंने शिक्षा विभाग के इस अधिकारी के खिलाफ शिकायत कर दी। मामला शिक्षक दिवस के दिन का था, जिस दिन पटना विश्वविद्यालय में शिक्षक दिवस के जो कार्यक्रम थे वहाँ पे मुख्यमंत्री भी थे और उस दौरान उन्होंने जो शिक्षा विभाग के अपर प्रधान सचिव हैं उनकी जो कारगुजारी है, जो उनके जो कार्रवाई है, उसको लेकर उन्होंने क्षोभ प्रकट किया और कहा कि ये गलत हो रहा है। ठीक उसी दिन शिक्षा मंत्री भी अपने कार्यक्रम में थे, उन्होंने भी नाराज़गी जताई थी। लेकिन इन सब के बावजूद नीतीश कुमार पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। के पाठक के पीठ पर उनका हाथ है और वो जो कर रहे हैं ताल ठोक के कर रहे हैं। अब नया जो मामला सामने आया है वो है बिहार में 1,70,000 शिक्षकों की बहाली होनी है। नियुक्ति की प्रक्रिया बीपीएससी कर रही है और बीपीएससी ने कहा था कि नियुक्ति की जो प्रक्रिया चले उसके पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने हैं उसके लिए शिक्षकों को लगाया जाना चाहिए। के पाठक की तरफ से एक पत्र जारी हुआ जिसमें शिक्षकों को इस कार्य से अलग रखने को कहा गया और ये कारण दिया गया कि इससे जो स्कूलों में पढ़ाई है वो बाधित होगी। लेकिन उसके बाद अब बीपीएससी के सचिव और अध्यक्ष से लेकर अब के पाठक तक में पत्राचार का जो दौर चल रहा है, जो उसकी जो भाषा देखने को सामने आ रही है, जो उसके जो पत्र सामने आ रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि किस तरीके की इन दोनों विभागों में बहस चल रही है। वहीं दूसरी तरफ के पाठक का एक और फरमान काफ़ी सुर्खियों में रहा, राजनीति हुई और उसके चलते सरकार को फजीहत झेलनी पड़ी। वो थी सितंबर से लेकर दिसंबर तक की जो छुट्टियां थी, वो छुट्टियों में कटौती करके करीब 15 छुट्टियां काटी गई थी और 11 छुट्टी रह गई थी और जिसको लेकर काफ़ी बवाल मचा था और उसके बाद में सरकार ने उसे वापस ले लिया था। फिलहाल इन तमाम मुद्दों को लेकर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर के पाठक किसका भला कर रहे हैं, उनसे किसका भला होगा। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं गुरु रहमान, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, अदिति अदम्या गुरुकुल के नाम से चलाते हैं और हज़ारों जो स्टूडेंट्स हैं जो अपनी जीवन संवारना चाहते हैं उन्हें ये पढ़ाते हैं और ये काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं, काफ़ी गहरी पकड़ रखते हैं इस क्षेत्र को लेकर, तो उनसे हम बात करेंगे। तो रहमान सर, सबसे बड़ा सवाल यही है कि के पाठक जो कर रहे हैं शिक्षा विभाग को लेकर, आजकल डेली सुर्खियों में रह रहा है शिक्षा विभाग, लेकिन इससे सिर्फ ये मीडिया तामझाम ही हो रहा है, मीडिया की खबरें ही बन रही, सुर्खियाँ ही बन रही है कि इससे किसी का भला हो रहा है? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बोलूँगा, माननीय के पाठक जी का जो भी आदेश है वह आदेश उस समय प्रासंगिक होता जब बिहार की सरकारी शिक्षा व्यवस्था पहले से सुधरी होती। आप देखिएगा कि मैं बहुत सारे स्कूल ऐसे मैंने विजिट किया खुद अपने किसी कार्यक्रम के तहत में, तो देखा है कि वहाँ 400 बच्चे हैं और शिक्षक के नाम पर 2 हैं। पता चलता कि एक शिक्षक गायब है तो और एक शिक्षक है। अगर मान भी लिया जाए कि 2 शिक्षक हैं तो वैसी परिस्थिति में क्या 400 बच्चों को पूरा कर लेगा? दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एक बहुत अहम मुद्दा आप देखिएगा कि स्कूल में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब चीज़ की पढ़ाई होती है, लेकिन एक शिक्षक, कोई वही शिक्षक हिस्ट्री भी पढ़ा रहा है, वही शिक्षक बायोलॉजी भी पढ़ा रहा है, वही शिक्षक मैथ भी पढ़ा रहा है। तो निश्चित रूप से के पाठक जी का यह आदेश
आपको किसी स्कूल का, किसी परीक्षार्थी का, किसी शिक्षक का या समाज के कल्याणार्थ तो नहीं हो सकता है। यह उल्टे शिक्षकों के मन में एक क्षोभ पैदा कर रहा है, और साथ साथ छात्र बेचारे हैं ही, लेकिन यह शिक्षकों के मन में क्षोभ पैदा कर रहा है और एक समाज में एक अजीब सी प्रताड़ना बनी कि शिक्षक को लोग समझे कि शिक्षक एक गाली का विषय वस्तु हो गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि माननीय के पाठक जी के इस आदेश से किसी भी तरह का कोई सकारात्मक प्रतिफल निकलेगा उस समय तक, जब तक हम लोग शिक्षा के मूल आधार को, मूल ढांचा को सुधार नहीं लेते हैं। और मूल ढांचा में ये है कि बिल्डिंग नहीं है। आपको बाथरूम में जाइएगा तो बाथरूम ऐसा लगेगा कि किसी भी परिस्थिति में उसमें बाथरूम में लोग घुसने का हिम्मत नहीं करेगा। खेल का मैदान नहीं है, पुस्तकालय नहीं है, उर्दू पढ़ाई होती है, उर्दू का शिक्षक नहीं है, संस्कृत पढ़ाई होती है, संस्कृत शिक्षक नहीं होती है। तो ऐसी परिस्थिति में इन चीज़ों पर सुधार करना ज़्यादा जरूरी था, ना कि इस तरह का फरमान। ये फरमान बिल्कुल, अभी तो हम यही कहेंगे कि हम मीडिया में बने रहने का एक तथाकथित प्रयास हो सकता है, कि जिसका है मैं नहीं कह रहा हूँ, माननीय के पाठक जी को मैं गलत भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनका ये फरमान बिना शिक्षा के रीढ़ को सुधारे गलत है, गलत है, गलत है। अभी एक रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे जिसमें बताया जा रहा था कि जिस राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, जिनकी बातों को लेकर वो लगातार जो, चाहे उस छुट्टियों में कटौती का मामला हो या शिक्षक जो अभी पात्रता जो उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में उन शिक्षकों को लगाए जाने की बात हो, उसका मामला हो, तो इनमें वो दुहाई दे रहे हैं कि 225 दिनों की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और इसको लेके वो शिक्षकों पे भी लगातार सिकंदर अपने जो कार्रवाई की बात कर रहे हैं। कई शिक्षक निलंबित भी किया चुके हैं, लेकिन शिक्षकों का ये कहना है कि उसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट में और भी कई बातें उसमें हैं, जैसे कि कितना प्रिंसिपल होना चाहिए, प्रिंसिपलों की बहाली, प्रधानाचार्यों की बहाली नहीं हुई है, टीचरों की जो कमी है वो काफ़ी संख्या, जब तक उसे आप नहीं कर सकते हैं तो टीचरों पे एक लोड है। तो इस बात को आप कैसे देखते हैं? भाई तो मैं कह रहा हूँ सर, अब देखिए स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि 1 to 5 का प्रिंसिपल अलग होगा और 6 to 8 का प्रिंसिपल, चाहे उस छुट्टियों में कटौती का मामला हो या शिक्षक जो अभी पात्रता जो उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में उन शिक्षकों को लगाए जाने की बात हो, उसका मामला हो, तो इनमें वो दुहाई दे रहे हैं कि 225 दिनों की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और इसको लेके वो शिक्षकों पे भी लगातार सिकंदर अपने जो कार्रवाई की बात कर रहे हैं। कई शिक्षक निलंबित भी किया चुके हैं, लेकिन शिक्षकों का ये कहना है कि उसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट में और भी कई बातें उसमें हैं, जैसे कि कितना प्रिंसिपल होना चाहिए, प्रिंसिपलों की बहाली, प्रधानाचार्यों की बहाली नहीं हुई है, टीचरों की जो कमी है वो काफ़ी संख्या, जब तक उसे आप नहीं कर सकते हैं तो टीचरों पे एक लोड है। तो इस बात को आप कैसे देखते हैं? भाई तो मैं कह रहा हूँ सर, अब देखिए स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि 1 to 5 का प्रिंसिपल अलग होगा और 6 to 8 का प्रिंसिपल अलग होगा और 8 से ऊपर है उसका प्रिंसिपल अलग होगा। लेकिन आप देखिए कोई भी ऐसा स्कूल बिहार में नहीं है जिस स्कूल में अब में आपको अलग अलग प्रिंसिपल है। 1 to 5 से लेके 6 to 8 का वही प्रिंसिपल है, 1 to 5 का वही प्रिंसिपल है और उससे ऊपर का वही प्रिंसिपल है। एक तो यहाँ गलत है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, कहा गया है कि सारे स्कूल में, सरकारी स्कूल में जितने भी स्कूल से संबंधित स्टेशनरी है, बच्चों के स्टेशनरी है, उसको सरकार देगी, वो कहीं नहीं मिल रहा है। तीसरी सबसे बड़ी बात कि पुस्तकालय की बात की गई है, पुस्तकालय नहीं है, आपको पुस्तकालय नहीं है, दूसरी खेल का मैदान नहीं है, यानी कोई ऐसा फैसिलिटीज जो एक स्कूल के लिए जरूरी है और जिससे छात्रों का कल्याण हो सकता था, वो तो कदापि नहीं है। उस पर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया गया। और उस पर अगर मान लिया कि माननीय पाठक जी आदेश निकाल देते कि जो 1, 2, 3 अनुसूची में है कि छात्र और शिक्षकों का अनुपात ठीक होना चाहिए, यानी एक 60, अगर 60 शिक्षक है तो उसमें कम से कम 60 छात्र हैं तो कम से कम 3 शिक्षक होना चाहिए। यहाँ पर 400 छात्रों में 2 शिक्षक है, और तो ये कहाँ पर प्रासंगिक प्रतीत हो रहे हो? बिल्कुल नहीं। अगर ये सारा चीज़ सुधार दें और तब किसी तरह का फरमान जारी करें तो काबिले तारीफ है। नहीं तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ का हनन ये और किसी का नहीं हो रहा है, ये बच्चों का हो रहा है, ये शिक्षकों का हो रहा है। और निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति में शिक्षा और गर्त अवस्था में चली जाएगी। अब देखिए, जैसे इन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद करने की बात की और उन्होंने, मैं उस पर आ रहा था, तो कोचिंग को लेकर जो फरमान हुआ उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए अब एक बात सुन लीजिए कि आपने स्कूल की जो व्यवस्था रही है विगत 12, 13, 14 साल से जो स्कूल की व्यवस्था रही है, हम लोग ने भी बोरा लेके स्कूल जाते थे और अच्छा से पढ़ते थे, अच्छा से पढ़ाते थे, टीचर भी अच्छा से पढ़ाते थे। अब स्कूल में टीचर है नहीं, कॉलेज में शिक्षक है नहीं,
और वैसी परिस्थिति में लड़कों को 75% हाजिरी आप अनिवार्य करवा रहे हैं और पढ़ाई के नाम पर कुछ हो नहीं रहा है, तो निश्चित रूप से जाहिलों की एक कौम पैदा होगी सर। और सबसे बड़ी बात है कि बीए पास करने के बाद अगर लड़का पढ़ाई करने तैयारी करने के लिए जाता है तो उसमें स्थिति निश्चित रूप से दिक्कत होगी। और हम कह रहे हैं कि आप बीए के बाद वाले संस्थान को भी आप कह रहे हैं कि 9 से 4 बंद रहेगा, उसमें क्या अधिकार बनता है? ये राइट टू लाइफ का अधिकार है तमाम उन कोचिंग संचालकों का जो जीएसटी भरते हैं। जीएसटी 18% देंगे, लेकिन 9 से 4 आप बंद रखिए। और हकी वास्तविकता ये है कि सब बीए पास लड़के वाले, जैसे कमीशन के लड़के तो बीए पास रहते हैं, उस पर आपका आदेश चलाने का कोई तुक ही नहीं बनता है। या तो आप जीएसटी माफ कर दीजिए, आप सब्सिडी दीजिए और तब इस तरह का फरमान लागू कीजिए तो ठीक है। दूसरी बात, अगर ये फरमान लागू हो गया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेडिकल इंजीनियरिंग, क्लैट, यूपीएससी, बीपीएससी में जो बिहार के छात्र जाते थे अब उसकी परसेंटेज घट के 0 हो जाएगी। और वैसी बिल्कुल किसी तरह से प्रासंगिक ना पढ़ाएंगे ना उन्हें पढ़ने ना पढ़ाएंगे ना पढ़ने देंगे, यही तो बात चल रही है। कोई औचित्य ही नहीं इस फरमान को किस रूप से देखा जाए कि क्या कहा जाए। माननीय उच्च न्यायालय में भी कुछ लोग गए हैं इस बात को लेकर, तो निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय तमाम उन पहलुओं को जांच करेगी और ये फैसला अनुचित है, अनुचित है, अनुचित है। अच्छा, एक और अभी जो मामला जो चल रहा है कि वो है कि जो 1,70,000 शिक्षकों की जो बहाली हुई है, जो परीक्षा अभी हाल के दिनों में है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। अब उसमें शिक्षकों की लगाने की बात थी, लेकिन अब एक नया सवाल उठा दिया था के पाठक ने कि अभी ये जरूरी ही नहीं है, जबकि बीपीएससी करिए कि जरूरी, कहीं ये सिर्फ इसी चक्कर में फंस के तो नहीं रह जाएगा मामला? एक बात बताइए सर, ये माननीय के पाठक जी को ये फरमान अभी सूझ गया कि आप कौन खेत में लैट्रिन कर रहा है, ये क्या कोई इंग्लैंड में होता था? उसकी जिम्मेवारी भी बच्चों को थी, शिक्षकों को थी। कौन शराब पिए हुआ है कि नहीं, कौन शराब पी रहा है कि नहीं, इसकी जांच भी शिक्षकों की थी। जातीय जनगणना में जांच भी शिक्षकों की थी। ये इंग्लैंड में नहीं हो रहा था, बिहार में हो रहा था, हर हाल तक हुआ है। तो उस समय किसी का कोई फरमान नहीं आया। और अब ये जो आपको शिक्षकों की नियुक्ति के से संबंधित डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की जो बात हो रही है, डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की बात हो रही है, उसमें अगर के पाठक जी कह रहे हैं कि शिक्षकों को हटाया जाए, तो मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किससे करवाएंगे वो ये तय करें। बीपीएससी किससे करवाएगी ये उनको बताएं। और मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित है। अगर शिक्षक फील्ड में जाके ये देख सकते हैं कि कौन फील्ड में पैखाना कर रहा है, कौन शराब पी रहा है, कौन नहीं पी रहा है, जातीय जनगणना कर सकते हैं, तो उसमें अगर कोई रोक नहीं था तो फिर इसमें भी कोई रोक नहीं होना चाहिए। अब एक बात आप सुन लीजिए सर, मैं अपनी तरफ से बोलूँगा कि जब शिक्षा विभाग की इतनी लचर व्यवस्था है कि जब बहाली निकली 1,71,000 की, तो बहाली निकली तो एनटीसीई का रिपोर्ट कुछ और होता है, राज्य सरकार का रिपोर्ट कुछ और होता है। और जब उस समय बहाली जब होती है तो बहाली होती है तो कहा जाता है कि तो आपको 1 to 5 में डीएलएड वाले के लिए ही वो 1 to 5 है, लेकिन बीएड वाले को स्पष्ट रूप से किसी तरह का सूचना नहीं देके बीएड वाले से भी फॉर्म भरवा लिया जाता है और बाद में कह दिया जाता है कि बीएड वाले उसके योग्य नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। तो शिक्षा व्यवस्था में क्या चल रहा है इस पर पूरी तरह से ये अंधेर में चला गया है और इसमें नया से नया फरमान निश्चित रूप से बिहार की शिक्षा को बर्बाद करेगा और बच्चों का यहाँ से पलायन होगा। और एक बात बता दें कि पलायन उनका होगा जो अमीर बच्चे हैं, गरीब बच्चे पढ़ाई छोड़ के घर चले आएंगे, वो मिड डे का भोजन खाने, मिड डे मील का भोजन करने स्कूल नहीं जाएंगे। निश्चित रूप से बिहार के छात्रों के साथ गलत हो रहा है। तो यही मेरा सवाल था कि जिस तरीके से पिछले दिनों लगातार शिक्षा विभाग सुर्खियों में है, पूरे देश में उसकी खबरें आ रही हैं कि आज शिक्षा विभाग ने ये फरमान निकाला, आज वहाँ। एक और अभी जो मामला जो चल रहा है कि वो है कि जो 1,70,000 शिक्षकों की जो बहाली हुई है, जो परीक्षा अभी हाल के दिनों में है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। अब उसमें शिक्षकों की लगाने की बात थी, लेकिन अब एक नया सवाल उठा दिया था के पाठक ने कि अभी ये जरूरी ही नहीं है, जबकि बीपीएससी करिए कि जरूरी, कहीं ये सिर्फ इसी चक्कर में फंस के तो नहीं रह जाएगा मामला? एक बात बताइए सर, ये माननीय के पाठक जी को ये फरमान अभी सूझ गया कि आप कौन खेत में लैट्रिन कर रहा है, ये क्या कोई इंग्लैंड में होता था? उसकी जिम्मेवारी भी बच्चों को थी, शिक्षकों को थी। कौन शराब पिए हुआ है कि नहीं, कौन शराब पी रहा है कि नहीं, इसकी जांच भी शिक्षकों की थी। जातीय जनगणना में जांच भी शिक्षकों की थी। ये इंग्लैंड में नहीं हो रहा था, बिहार में हो रहा था, हर हाल तक हुआ है। तो उस समय किसी का कोई फरमान नहीं आया। और अब
ये जो आपको शिक्षकों की नियुक्ति के से संबंधित डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की जो बात हो रही है, डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन की बात हो रही है, उसमें अगर के पाठक जी कह रहे हैं कि शिक्षकों को हटाया जाए, तो मुझे लगता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किससे करवाएंगे वो ये तय करें, बीपीएससी किससे करवाएगी ये उनको बताएं। और मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित है। अगर शिक्षक फील्ड में जाके ये देख सकते हैं कि कौन फील्ड में पैखाना कर रहा है, कौन शराब पी रहा है, कौन नहीं पी रहा है, जातीय जनगणना कर सकते हैं, तो उसमें अगर कोई रोक नहीं था तो फिर इसमें भी कोई रोक नहीं होना चाहिए। अब एक बात आप सुन लीजिए सर, मैं अपनी तरफ से बोलूँगा कि जब शिक्षा विभाग की इतनी लचर व्यवस्था है कि जब बहाली निकली 1,71,000 की, तो बहाली निकली तो एनटीसीई का रिपोर्ट कुछ और होता है, राज्य सरकार का रिपोर्ट कुछ और होता है, और जब उस समय बहाली जब होती है तो बहाली होती है तो कहा जाता है कि तो आपको 1 to 5 में डीएलएड वाले के लिए ही वो 1 to 5 है, लेकिन बीएड वाले को स्पष्ट रूप से किसी तरह का सूचना नहीं देके बीएड वाले से भी फॉर्म भरवा लिया जाता है और बाद में कह दिया जाता है कि बीएड वाले उसके योग्य नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। तो शिक्षा व्यवस्था में क्या चल रहा है, इस पर पूरी तरह से ये अंधेर में चला गया है, और इसमें नया से नया फरमान निश्चित रूप से बिहार की शिक्षा को बर्बाद करेगा और बच्चों का यहाँ से पलायन होगा। और एक बात बता दें कि पलायन उनका होगा जो अमीर बच्चे हैं, गरीब बच्चे पढ़ाई छोड़ के घर चले आएंगे, वो मिड डे का भोजन खाने, मिड डे मील का भोजन करने स्कूल नहीं जाएंगे। निश्चित रूप से बिहार के छात्रों के साथ गलत हो रहा है। तो यही मेरा सवाल था कि जिस तरीके से पिछले दिनों लगातार शिक्षा विभाग सुर्खियों में है, पूरे देश में उसकी खबरें आ रही हैं कि आज शिक्षा विभाग ने ये फरमान निकाला, आज वहाँ ये हो रही है, शिक्षकों की बहाली हो रही है, लेकिन अगर हकीकत को देखें तो ये सारा जो कन्फ्यूजन की जो स्थिति है उसमें बंटाधार तो शिक्षक किसका हो रहा है, वो स्टूडेंट्स का हो रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोचिंग के नाम पर, कोचिंग बंदी के नाम पे हो जाए, या फिर जो इतने दिनों से जो प्रक्रिया चल रही थी कि शिक्षक बहाली होगी, लेकिन वो भी उस पर भी ग्रहण लगते जा रहा है बीपीएससी और इसके चक्कर में। तो इन सारे चीज़ों को लेकर आपको क्या लगता है कि आज के डेट में क्या होना चाहिए? शिक्षा मंत्री का बयान आप देख रहे हैं, राजभवन की प्रतिक्रिया देख रहे हैं, जो शिक्षा के जो हालात हैं उसको लेकर देख रहे हैं। उसके अलावा एक और सवाल जो मुद्दा उठा था पिछले दिनों, जो उठा था कि 4 वर्षीय डिग्री कोर्स की जो बात हुई थी, जो 3 साल से बढ़ा के 4 साल करने की बात थी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत थी, उस पर भी उस बात को लेकर बिहार में सवाल उठा कि ये नहीं होना चाहिए था। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से इस बात को कहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति न हो तो ज़्यादा अच्छा है। एक स्पष्ट बात आप सुन लीजिए कि माननीय के पाठक जी तो अभी फिलहाल आए हैं, कब तक रहेंगे कब तक हमको नहीं जानना है, लेकिन सरकारें जो रही हैं हमारे यहाँ, तो कब से शिक्षा सुधरा है। 88 में मैंने मैट्रिक किया और 88 तक मैंने देखा है कि 88 तक जो स्कूल की स्थिति थी, वह स्कूल की स्थिति हम लोग सेंट बोरियस स्कूल का प्रोडक्ट है, यानी बोरा लेके जाते थे, लेकिन 1 घंटा पहले पहुंचते थे और शिक्षक भी समय पर पहुंचते थे। और आज आप शिक्षा 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 सब पढ़े की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह के मूलभूत ढांचा को सामने नहीं ला रहे हैं। मैं तो स्पष्ट कहूँगा कि बिहार जैसे राज्य में माननीय शिक्षा मंत्री की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो रामायण महाभारत में लटके रहते थे, उनकी बातें छोड़ दीजिए, लेकिन माननीय के पाठक जी एक आईएएस ऑफिसर है, और एक आईएएस ऑफिसर समझ सकता है कि शिक्षा की क्या हालात है बिहार का, और बिहार कैडर के ही है। तो वैसी परिस्थिति में माननीय के पाठक जी का आदेश किसी भी परिस्थिति में बिहार के छात्रों के साथ के लिए भलाई के लिए तो हमको प्रतीत नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैं कोचिंग संचालन करता हूँ, अगर आज गुरु रहमान को यहाँ लोग जान रहा है, अगर कल किसी तरह का बंदिश होगा तो मैं छोड़ कर झारखंड चला जाऊँगा, उसी तरह के सारे से झारखंड चले जाएंगे, कोटा जा रहे हैं चले जाएंगे। तो मैं कह रहा हूँ स्पष्ट रूप से कि आप मूलभूत ढांचा सुधार दीजिए, छात्र शिक्षक अनुपात ठीक कर दीजिए, छात्रों को जो मिलने वाली सुविधा उसको पूरा कर दीजिए। अरे भैया, स्कूल में तो का बिल्डिंग ठीक से है नहीं, खेल का मैदान है नहीं, शौचालय है नहीं, लड़का और लड़की, मैं केवल लड़कों की बात नहीं करूँ, लड़कियों का भी शौचालय की व्यवस्था ठीक है नहीं। आप 400 लड़का है, 2 टीचर रखे हुए हैं, और इसमें तरह तरह का नौटंकी पैदा करके कि अब ये नहीं डॉक्यूमेंट जाँच करेंगे, ये नहीं डॉक्यूमेंट जाँच करेंगे। यह बिहार की शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक संवेदनशील व्यक्ति के रूप में सामने आए, क्योंकि छात्र नेता भी रह चुके हैं और छात्र राजनीति से ऊपर उठे हैं। तो अब मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को सामने आकर इस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, और सबसे पहले माननीय पाठक जी को इस पद से हटा के किसी दूसरे
क्षेत्र में दें, ताकि कम से कम शिक्षा व्यवस्था में जो सुधारात्मक प्रयास देखा जा रहा था, 1,71,000 शिक्षक आते तो निश्चित रूप से छात्रों की कहीं ना कहीं भलाई होती, लेकिन उसमें आपने रोक लगा दिया, उसमें आपने पेज पैदा किया, तो अब स्वाभाविक है कि उसमें लंबा समय लगेगा। तो सब का सब घाटा छात्रों के साथ हो रहा है और किसी के साथ नहीं हो रहा है। बिल्कुल, तो आपने देखा किस तरीके से गुरु रहमान ने बेबाकी से अपनी बातों को रखा, और यही सवाल भी हमारा था कि जिस तरीके से शिक्षा विभाग को लेकर काफ़ी हाय तौबा मचा हुआ है, लेकिन इससे भला किसका हो रहा है। और गुरु रहमान ने बताया कि इससे सबसे बड़ा नुकसान छात्रों को हो रहा है, उससे जुड़े लोगों को हो रहा है, क्योंकि लगातार जो कोचिंग संस्थान है उन पर भी उनके खिलाफ भी जो कार्रवाई जो है वो की जा रही है। शिक्षकों के जो नियुक्ति की जो प्रक्रिया थी उसे और ज़्यादा जटिल बनाया जा रहा है और लंबा किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे इन सारे हालात में अगर जो मुद्दा यहाँ पे उठा है, जो शिक्षा को लेकर तमाम जो विवाद जो शुरू हुआ है, वो सिर्फ विवाद को विवाद ही बढ़ा रहा है, इससे किसी का भला नहीं हो रहा है।